इंक ना है यार, इंक। हाँ, कल हम लोगों ने वर्ण विचार पर चर्चा की है ना। तो वर्ण विचार में हमने क्या क्या पढ़ा? वर्ण विचार में हमने आपको बताया कि वर्ण क्या है, ठीक है। वर्ण क्या है? ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है, ठीक है। बहुत ही सरल बात है जी। तो उसके बाद हमने वर्ण विचार में बात की कि वर्ण के कितने भेद हैं। तो हमने वर्ण में पढ़ा कि वर्ण के 3 भेद, स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, ठीक है। स्वर क्या है ये भी आपको मैंने बताया कि नहीं। इसके बाद मैंने आपको बताया व्यंजन क्या है, अयोगवाह क्या है, आपको पता है, याद रहा कुछ कि नहीं? अयोगवाह में कौन कौन से आते हैं? अंग आहा नहीं बोलते, अनुस्वार और विसर्ग बोलिएगा इनको, है। आहा अगर कोई कर दे आहा, तो आहा तुझे है ना, यही तो आहा है। हाँ, तो आहा माने कैसा होता है? आहा ये भी एक विस्मयादि बोधक है ना। इसमें क्या होता है, कहीं प्रसन्नता हो, कहीं खुशी हो, तो हम इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन इसकी बात यहाँ नहीं करनी, बात करनी है हमको विसर्ग की और अनुस्वार की, ठीक है। जो आप अंकी बिंदी कहते हैं जैसे, उसको कहते हैं अनुस्वार। और जो जिसको कहते हैं बड़ी अंग, हमारे बच्चे आते हैं ना, वो कहते हैं बड़ी अंग खाली। बड़ी अंग खाली कहाँ होती है? वो विसर्ग है। वो क्या है? विसर्ग है। तो आप समझ पा रहे हैं ना। हमने आपको बताया कि वर्ण विचार में हमने जब बात की कि इसके भेद हैं वर्ण के, कौन कौन से? स्वर, इसके बाद व्यंजन, इसके बाद अयोगवाह, ठीक है। हमने आपको बताया कि स्वर आपके कितने हैं? 11 हैं। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ठीक है, री, ए, आई, ओ और औ, ठीक है। यहां पर एक मात्रा नहीं होती क्योंकि ये स्वयं में ए है। आप लोग कल पूछ रहे थे। हाँ, तो कुल मिला के कितने हो गए गिन लेना, 11 हैं कि नहीं है। व्यंजन आपके कितने होते हैं? व्यंजन आपके हो जाते हैं 33 हो जाते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, का खा गा गा अंगा, चा छा जा जा या, टा ठा डा डा ना, ता था दा धा ना, पा फा बा बा मा या रा ला वा, शा क्षा सा हा, छत्र ज्ञा। ये छत्र ज्ञा क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है। कल मैं आपको संयुक्त स्वर पढ़ाया था, बताया था। आज हम केवल स्वर पे चर्चा करेंगे, ठीक है। स्वर पे चर्चा करेंगे। व्यंजन आपको बता देते हैं 33 हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, है ना। उसके बाद ऊष्म व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। बात आती है अयोगवाह। तो अयोगवाह में आपके कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन से? एक तो अनुस्वार और दूसरा आपका विसर्ग। मैंने आपको एक बात बताई थी, अयोगवाह इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये व्यंजन वर्णों के साथ बहन नहीं कर सकते, अर्थात ये कभी भी व्यंजन वर्णों के साथ प्रयोग ना होकर स्वर के साथ प्रयोग होते हैं। और कैसे होते हैं ये भी मैं आपको बताया। क्योंकि वर्ण भी, जो व्यंजन है वो भी बगैर स्वर की सहायता के, स्वर के बगैर उच्चारित नहीं हो सकता। आप आ मत बोलो का के साथ, आप ई मत बोलो, ऊ मत बोलो, तो वो आपका व्यंजन वर्ण उच्चारित हो नहीं सकता। उच्चारित हुआ, हम स्वर लगाते अगर कोई तो उच्चारित होता। कहा उच्चारित नहीं हो रहा जब तक आ नहीं लगे। का, की, ई लगाना पड़ेगा। माने जब तक स्वर की मदद ना लेंगे तब तक उच्चारित नहीं होगा। हमने आपको कल एक बात बताई थी, स्वर के वर्गीकरण की जब बात कही तो सबसे पहले मैंने कहा था मात्रा व उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण काल के आधार पर, मात्रा व उच्चारण काल के आधार पर आपका पहला वर्गीकरण मैंने स्वर का किया था। समझ में आ रहा है कि नहीं? स्वर का वर्गीकरण किसके आधार पर? मात्रा एवं उच्चारण काल। मात्रा उच्चारण काल क्या है? मात्रा क्या है मेरे बच्चे? मात्रा क्या होती है? मात्रा होती है कि किसी भी वर्ण को उच्चारित करने में लगा समय, एक मात्रा काल कहलाता है। एक मात्रा काल का मतलब है आप एक बार, एक मात्रा काल का समय होता है आप एक बार पलक झपकाएं। कितनी बार? एक बार, तो एक मात्रा काल हो गया। सामान्य खोल के बैठ जाओगे तो वो भी मात्रा काल नहीं है। सामान्य रूप से आप अगर एक बार पलक झपकाते हैं तो। अब मात्रा काल उच्चारण मतलब एक किसी भी वर्ण को उच्चारित करने में लगा समय एक मात्रा काल है। और एक मात्रा काल का समय माना जाता है एक बार, एक सामान्य रूप से कोई मनुष्य पलक झपकाए, ऐसा कहते हैं।
अब देखिए उच्चारण काल के आधार पर मैंने इनका वर्गीकरण किया था, 3 भेद किए थे। कितने? 3। कौन कौन से किए थे? ह्रीश्व, कौन सा किया? ह्रीश्व। दूसरा इसको लघु कह देते हैं आप, है ना, दीर्घ जिसको आप गुरु कह देते हैं, ठीक है। इसके बाद प्लुत, क्या कहते हैं? प्लुत। ये सभी क्या है? स्वर। ये क्या है? स्वर। मैं स्वर का वर्गीकरण कर रहा हूं। ह्रीश्व कितने हैं, दीर्घ कितने हैं, प्लुत कितने हैं, ये मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर मैं वर्ण विचार पढ़ रहा हूं। देखिए हिंदी व्याकरण के भाग होते हैं 3, कल आप लोग नहीं आए थे। हिंदी व्याकरण के भाग होते हैं 3, एक तो वर्ण विचार, उसके बाद शब्द विचार, उसके बाद वाक्य विचार, ठीक है। इन सभी को पढ़ने के बाद, है ना, इन सभी को पढ़ने के बाद हम पूरा व्याकरण कहेंगे कि हमारा हुआ। वर्ण विचार में आप वर्ण पढ़ेंगे, पूरी वर्णमाला पढ़ेंगे, संधि पढ़ेंगे, ये वर्ण विचार के अंतर्गत पढ़ेंगे। शब्द में आप जितने भी भेद हैं, विकारी, अविकारी, सर्वनाम, संज्ञा, है ना, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, है ना, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक, ये 8 भाग पढ़ेंगे। उसके बाद कारक हैं, इन इत्यादि सभी चीजें पढ़ेंगे। फिर आपका वाक्य आएगा, वाक्य में पढ़ेंगे वाक्य शुद्धि इत्यादि, वाक्य कितने प्रकार के, वाक्य के भेद क्या है, सब पढ़ेंगे, ठीक है। हम सबसे पहले वर्ण विचार पे बात कर रहे हैं। वर्ण में हमने स्वर को शुरू किया। स्वर में सबसे पहले हम वर्गीकरण किए हैं मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर का वर्गीकरण कर रहे हैं। तो 3 रूपों से हुआ, ह्रीश्व, दीर्घ और प्लुत। हमने ह्रीश्व बताया, आपके कितने होते हैं ह्रीश्व स्वर? ह्रीश्व स्वर आपके होते हैं 4, आ, ई, उ और री। आ, ई, उ और री। तो ये कितने हो गए? 4। इसके बाद दीर्घ गुरु कितने होते हैं? दीर्घ या गुरु ये आपके होते हैं 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, ए, आई, ओ और आओ। सही है। तो 7 और 4 कितने होते हैं? 11 होते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी बताई मैंने? 11 बताई है। तो 4 ये और 7 ये। अब कहेंगे प्लुत बताओ कितने होते हैं? अरे भाई सब प्लुत होते हैं। प्लुत को, प्रत्येक स्वर को आप प्लुत में बोलिए। प्लुत माने कितना होता है? इसका निशान मेरे बच्चे ये होता है, इसका निशान ये होता है, इसका निशान ये होता है, या इस तरीके से कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के इसको बोलेंगे आ, इसको बोलेंगे आ। प्लुत में क्या है? ह्रीश्व का माने एक मात्रा काल। एक मात्रा काल माने जितना आप समय एक पलक झपकाने लो उतना ही बोले आ। उसके बाद आ, इसके बाद आ, ठीक है, इतना अंतर है। ई ऐसे तो पढ़ाएगा आपको। ह्रीश्व से दुगना समय दीर्घ को और ह्रीश्व से तिगना समय प्लुत को लगता है उच्चारण काल में। अब आप समझ गए होंगे कि जितने भी स्वर हैं सब प्लुत में कब बोले जाएंगे? जब आप क्या करेंगे? उनको ह्रीश्व से तिगुना समय देंगे उच्चारण करने में। हाँ, एक शब्द आता है नहीं, आप जैसे आप ओम कहते हैं, एक शब्द देखा होगा इस तरीके से लिखा, ओम कहते हैं, तो ये 3 इकाई है। 3 इकाई माने तिगुना समय लीजिए बोलने में, तभी तो आप कहते हैं ओम। ओम किसी का नाम है तो कहते हैं, है ना। हाँ, कोई भी आप राम भी अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप राम को ऐसे बोलेंगे जैसे आप राम बोलेंगे। मेरी बात समझना, आप राम बोलेंगे तो राम, लेकिन आप बोलेंगे प्लुत में तो राम। समझ रहे हैं ना। तो ये चीजें किसमें हैं? ये सब चीजें हैं प्लुत की। माने मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर आप अगर सबसे पहला वर्गीकरण करेंगे तो कौन सा हुआ? स्वर का ह्रस्व के रूप में, दीर्घ के रूप में और प्लुत के रूप में। दीर्घ कौन कौन से हैं, ह्रस्व कौन कौन से हैं? अब मैं आपको बताऊं, इन्हीं को मेरे बच्चे कहते हैं मूल स्वर। क्या कहते हैं? मूल स्वर। इन्हें कहते हैं संध्य स्वर। क्या कहते हैं? संधि या संध्य स्वर कहते हैं। इनसे संधि होती है। संधि पढ़ाएंगे, संधि माने इनसे जुड़ाव होता है, और ये भी संधि करते हैं। आ और आ मिलकर बड़ा आ, ई और ई मिलकर बड़ी ई, उ और उ मिलकर बड़ा उ, आ और ई मिलकर ए, आ और बड़ी ई मिलकर आई। कल कितना समझा है हमने, आपको बताया था कल, ये गलत है ना। आ और ई मिलकर तो आपका ए है, लेकिन आई जो है वो आपका आ और ए मिलकर है, ठीक है। हाँ, और ओ क्या है? आ और उ का योग है। आ और उ का योग है, और औ किसका योग है? आ और, हाँ शाबाश, आ और ओ का योग है। तो ये भूलिए मत। तो ये कहलाएंगे आपके संधि स्वर।
ये दीर्घ स्वर भी है, ये क्या है, दीर्घ स्वर। और ये चार जो आपके हैं ये कहलाते हैं संयुक्त स्वर। क्या कहलाते हैं, संयुक्त स्वर। संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, व्यंजन पढ़ाएंगे तब बताएंगे। ये क्या है मेरे बच्चे, संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर क्यों है, क्योंकि ये किन्हीं दो स्वरों का योग है, किन्हीं दो स्वरों का योग है। तो अलग अलग स्वर का योग है, इसलिए ये संयुक्त है। ये आपके संयुक्त नहीं है, दीर्घ इसलिए है क्योंकि समान वर्णों का इनका योग है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं ना। हाँ, अब ये मिटा दें, हम मिटा दें, ये उतार रहे हैं। हाँ 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 हाँ, फोटो वोटो ले लिया करो, ये भी सही है। घर पे अपना देख लिए और समझ लिए, फिर लिख लिए। हाँ, तो अगला जो वर्गीकरण है मेरे बच्चे, अगला वर्गीकरण जो हम करेंगे वो है ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ के आधार पर मैं वर्गीकरण किसका कर रहा हूं, स्वर का, व्यंजन का। हाँ, स्वर का वर्गीकरण कर रहे हैं। अगला जो वर्गीकरण है वो है ओष्ठ के आधार पर। कि सर ओष्ठ के आधार पर काहे किए? अरे देखिए, सबसे ज्यादा अगर देखिए, ये हमारा मुख है, ये मुखावयव जो भी है, जैसे ओष्ठ, ओठ है, दंत है, जीभ है, तालु है, कंठ है, ये सभी क्या है, मुखावयव है। आप कोई भी चीज उच्चारण करेंगे तो इन मुखावयवों का कहीं ना कहीं प्रयोग रहता ही है। अब ओष्ठ के आधार पर वर्गीकरण इसलिए किया क्योंकि ओठ सबसे ज्यादा, या जिह्वा दो सबसे ज्यादा, या तालु सबसे ज्यादा सक्रिय रहते हैं हमारे किसी भी वर्ण को उच्चारित करने के लिए। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ओठ भी इसलिए है क्योंकि देखिए, कुछ वर्ण ऐसे हैं जो आपके ओष्ठ के आधार पर बोले जाते हैं। तो भैया दो भेद किए, ओठ के आधार पर दो भेद किए। कितने किए? दो। एक जिसका नाम रखा वृत्ताकार। क्या रखा बेटा? वृत्ताकार। हाँ, या आप कह सकते हैं वृत्ताकार क्या, वर्तुलाकार, है ना, वर्तुलाकार, या कह सकते हैं वृत्तमुखी। क्या कह सकते हैं? वृत्तमुखी। ठीक है, ये तीन नाम कह सकते हैं, कोई भी आ जाए आप इनको मान लेंगे। ठीक है, दूसरा क्या आता है? अवृत्ताकार, है ना, और अवर्तुलाकार या अवृत्तमुखी। बात एक ही है। देखिए, ये क्या है, वृत्त क्या है, माने आप कोई भी स्वर बोले, स्वर उच्चारित करें और आपका मुंह कैसा हो जाए, वृत्त की तरह। वृत्त कैसा होता है? वृत्त कैसा होता है? यही तो होता है, वृत्त ऐसे ही होता है। देखो, ओ, आप देख लो अपना, बाद में देख लेना घर पे जाके, हमारा देख लो, ओ है, वृत्त की तरह हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो कुल मिला के इसको वृत्ताकार। कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनको उच्चारित करोगे तो वृत्त की तरह आपका मुंह हो जाएगा, ओठ हो जाएंगे, है ना। और कुछ ऐसे वर्ण हैं वृत्ताकार नहीं होंगे। तो वृत्ताकार में कौन कौन से आएंगे? तो देखिए, आपका उ आ जाएगा और ओ आ जाएगा, ठीक है, और औ आ जाएगा। ये चार वो वर्ण हैं जो आपके कैसे हैं, वृत्ताकार के अंतर्गत आते हैं, वर्तुलाकार के अंतर्गत आते हैं, या वृत्तमुखी, जिसको माने मुख कैसा हो जाए, वृत्त के जैसा हो जाए। अब बताते हैं अवृत्ताकार, अवर्तुलाकार या वृत्तमुखी, माने इसमें आपके जो शेष रह गए वो आपके किसमें आ जाएंगे? समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो ये कितने हैं इस तरीके से, ये बच गए। ये री और ले लो, इसमें री ले लो, और ए और आई। ठीक है, ये किसमें आ जाएंगे भैया, बताओ? ओष्ठ के आधार पर वर्गीकरण अगर कभी किया जाए तो दो प्रकार से। तो वृत्ताकार को समझ लो, वृत्त माने गोल गोल, ठीक है, वृत्त माने क्या होता है, गोल गोल। आपका मुंह ऊ बोलो, ऊ ओ, बस दो ही, ठीक है, ऊ ऊ ओ औ, ये आपके चार ऐसे स्वर हैं जिनको आप बोलेंगे वो वृत्ताकार है। अन्य के अर्थ में आप हमेशा याद रखिएगा अवृत्ताकार है। ठीक है, केवल ऊ और ओ। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अगला वर्गीकरण है वो है हमारा जीभ या जिह्वा।
जिह्वा के या जिह्वा की क्रियाशीलता या क्रिया के अनुसार, क्रियाशीलता या क्रिया के अनुसार। देखिए ये अगला भेद है, ठीक है। जीव या जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर या के अनुसार या के आधार पर है बेटा। जैसे नहीं, वो अभी कहानी बहुत दूर की है, वो आपका विवृत नहीं है, वो मुख विवर के अनुसार है, जो तालु के आधार पर है वो है? कौन सा? अर्ध विव्रत और विव्रत, अर्ध विव्रत और विव्रत। देखिए विव्रत माने होता है खुला, विव्रत माने क्या होता है? खुला, ठीक है। और अर्ध विव्रत माने आधा खुला, अर्ध विव्रत माने आधा खुला। अब आप देखिए इसमें आप ये बताइए विव्रत किस में रखोगे? विव्रत स्वर जानते हो कौन सा होता है? इन सभी स्वरों में एक ही विव्रत है, आ। अब हम यहां पे कहां पे आ लाए बताओ? आ तो इधर है अवृत्ताकार में, ये नहीं है। ये चीजें आप जहां से पढ़ के आए हो या पढ़े हो किताबों में, वो पहले मुझे दिखाना, ठीक है। चलिए वो बाद में बताएंगे, आगे आ जाएगा तब। हाँ, जीव या जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर। विव्रत माने खुला होता है, ना कि गोल। जीव या जिह्वा की क्रियाशीलता के अनुसार। देखिए जीव की भी क्रियाशील होती है मेरे बच्चे, जीव सबसे ज्यादा सक्रिय होती है आपको कोई भी चीज उच्चारित करने में। आप महसूस करिएगा, मैं इसलिए अभी महसूस कर रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं, आप चुप बैठे, आप बोलेंगे ना तो आपको भी लगेगा। कभी जीव ओंठ पे आ रही है, कभी जीव तालू पे आ रही है, कभी जीव आपकी पीछे तालू के मसूड़े वाले भाग पे लग रही है, कभी पीछे काकल जो है उस भाग पे लग रही है। मैं अभी वही चीजें आपको बताऊंगा। जीव की या जिह्वा की क्रियाशीलता तीन तरह से होती है मेरे बच्चे। कितने तरह से? तीन। देखो सबसे पहले आप समझिएगा, अब देखिए एक चीज समझिए, अग्र तो जानते ही हैं, अग्र, अग्र मध्य पश्च। अग्र माने आगे, पश्च माने पीछे, और मध्य माने बीच में। तो तीन भाग हो गए मेरे बच्चे, अग्र, दूसरा मध्य, तीसरा पश्च। अग्र, मध्य और पश्च। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर लगा दो, बात एक ही है, ठीक है। हाँ अब समझिए, देखो हम याद कराते चल रहे हैं, कुल मिला के याद करते चलिए, ठीक है। ऐसी चीजें मतलब दिमाग में रखिए कि भूल जाओ। देखो इसको जब गोल गोल मुंह हो जाए तो केवल आप गोल मुंह ऊ या ओ बोलते हैं तभी होता है, ऊ का दीर्घ और ओ का दीर्घ, ठीक है। हाँ अब देखिए, अब बात आती है अग्र स्वर की। किसकी बात आती है? अग्र स्वर की। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब मध्य स्वर जो है, जो मध्य स्वर है वो आपका होता है हृस्व आ। मध्य स्वर क्या होता है? हृस्व आ होता है, ठीक है। मध्य स्वर क्या होता है? हृस्व आ होता है। अग्र स्वर और पश्च स्वर। अब देखिए एक बात याद रखिए, इनको हम कैसे याद रखें सर जी? ऐसे याद रखिए, देखिए ये बन गया आपका आ। क्या बन गया? आ। ये अच्छा वाला आ बन गया। अब देखिए ये आ जो है आपका, इसकी तरह या इसके रूप के भी और वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख के बता दो। आ, बड़ा आ, ये आप किसकी तरह है? सकल सूरत देखो इसकी, बहुत तरह के ये है, तीन काई बनी है, तीन काई वाले देखो, इसमें तीन काई, ये भी तीन काई, ये भी, सब जितने आ के जैसे हैं, आ के रूप के जैसे हैं, वो सब किस में लगा दो आप? पश्च में लगा दो। किस में लगा दो? पश्च में। माने ये आ, ऊ, दीर्घ ओ और औ। मेरे बच्चे ये सब किस में आ गए? ये सब आ गए पश्च स्वर में। और जो शेष रह गए, जो आज ऐसे नहीं है, आपको एक अग्र स्वर में, माने जीव के अनुसार आपको एक याद रखना है। आप लोग कर क्या रहे हैं? कोई समस्या है क्या? ध्यान इधर नहीं दे रहे हैं? अच्छा अच्छा। हाँ तो अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, कुल मिला के आप मध्य याद रखिए मेरे बच्चे, आपका हृस्व। आप हृस्व रख लेंगे तो पश्च स्वर में वो लगा दो जो आज ऐसे दिखे, अब माने तीन काई वाले, ठीक है। तो आप किस में लगा देंगे? पश्च स्वर में। इसके बाद आती है अग्र स्वर की बात। अग्र स्वर में मेरे बच्चे शेष रह गए, कौन कौन से रह गए? एक तो मेरे बच्चे ई, री, वी और ए और आई। आपको याद हो जाएंगे कि नहीं ये बात? कुल मिला के जीव या जिह्वा की क्रियाशीलता की बात करी जाएगी तो तीन भाग होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर।
अग्र माने क्या है? जैसे देखिए ये आपका मुंह है, ये जीभ है। जब जीभ आपके आगे की जीभ क्रियाशील रहे, ये वाली जीभ क्रियाशील रहे, आप देखिएगा कभी कभी कोई बोलता है तो कभी कभी बीच का भाग इतना मोटा हो जाता है कि तालू को स्पर्श कर जाए। नहीं देखा कभी? अब शीशे में बोल के देखो कभी धीरे धीरे और दिखाई देता रहे तो कभी कभी क्या होता है, जीभ का ये वाला भाग स्पर्श करता है तालू को, ये स्थिति बनती है। कभी ये वाला भाग सक्रिय होता है कि हमारे जाके तो चा बोलो, चा 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 चा। देखो मसूड़े पे लग रहा है, जाके दांत पे भी नहीं लग रहा है मेरे बच्चे, मसूड़े पे लग रहा है, तालू मसूड़े से ऊपर तालू पे च च छ छ ज झ लग रहा है। तो कुल मिला के पहले ये वाली आपकी कहां स्पर्श कर रही है? तो जब जीभ आपकी क्रियाशील रहे, जब अग्रभाग जीभ का क्रियाशील रहे तो अग्र, पश्चभाग क्रियाशील रहे तो पश्च। कभी कभी क्या होता है, जीभ का पिछला भाग क्रियाशील रहता है। तो भैया कैसे रहता है? कैसी बातें नहीं लाते, हमें तो दिखाई नहीं, कभी देखते बताते हैं कैसे। अगर आपका पश्च भाग क्रियाशील नहीं रहता मेरे बच्चे, तो आप मुंह में पानी लेने के बाद भी नहीं घटकते, ये बड़ी बात नहीं है। क्या करते हैं, ऐसा कोई ढक्कन है क्या लगा दिए? ऐसा है क्या? वो जीभ की ही कृपा है कि आप कभी भी जहर लिए मुंह में और केवल मुंह में ही रखे, अंदर नहीं ले गए। वो जीभ कर सकती है ऐसा, और कुछ नहीं कोई कर सकता। नहीं समझ में आ रहा? तो जीभ क्रियाशील है तभी तो पीछे ढक्कन लगा देती है। आप मेरी बात समझ में नहीं आ रही? जीभ का अग्रभाग भी क्रियाशील रहता है, जीभ का मध्य भाग भी क्रियाशील रहता है और जीभ का पश्च भाग भी क्रियाशील रहता है। इसलिए कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, आप जबरदस्ती उनको दूध पिलाओ, क्या करते हैं, दूध बोतल से ले लेते, पी लेते हैं, लेकिन मुंह में रखे रहते हैं और फिर उलटने लगते हैं। क्यों? वो अंदर उन्होंने अपना क्या किया है, जीभ से अपना पिछला जो खुला हुआ मुंह है वो बंद कर लिया। समझ रहे हैं ना? तो ये तीन चीजें इसमें हो गई, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। माने जब जीभ क्रियाशील आगे से रहे तो अग्रस्वर, मध्य से रहे तो मध्य स्वर और पश्च से रहे तो पश्च स्वर। कौन कौन से मध्य है? केवल आ है, आके जैसे पश्च में, आके जो जैसे नहीं है वो किसमें? आपके अग्र में। अब अगला आपका जो भाग है वो है तालु, मुख, विवर। आपको ये भी समझाऊंगा, ठीक है? चीजें रटने की नहीं है, आप अगर रट लोगे तो रटने के लिए तो किताबें हैं, रट लीजिए। रटने वाली चीजें भूल जाते हैं, रटने वाली चीजें भूल जाते हैं। जैसे जो चीजें हम लोग केवल थोड़ा दिमाग लगा के ट्रिक से या उल्टा सीधा समझ के जैसे भी समझ सकते हैं हम पढ़ लेते हैं, वो चीज हम कभी भूलते नहीं। तो हमको वैसे ही सीखना है, हमको सीखना है, रटना है तो किताबें हैं, ठीक है? अगला मेरे बच्चे चौथा जो वर्गीकरण है वो आप लिखिएगा, क्या कहेंगे उसको? कहेंगे तालव्य या तालु, तालु या मुख विवर। मुख विवर के आधार पर किसका वर्गीकरण कर रहे हैं हम लोग? स्वर का वर्गीकरण, ठीक है? तालु या मुख विवर के आधार पर। मुख विवर क्या है? ये मुख का खुलना बंद होना, ये मुख विवर है, ठीक है? अब आपकी बात समझ में आ जाएगी जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तालु क्या है? तालु माने, देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो है ये जीभ है, ये दांत है, ठीक है? ठीक है? ये जो दांत जुड़े हैं, ये हिस्सा, इतना हिस्सा जिससे दांत जुड़े हैं, ये आपका मसूड़ा है, जिसे मूर्धा कहते हैं। ये क्या है? मूर्धा, जिसे क्या कहते हैं आप? मसूड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? मसूड़ा। इसके बाद जो मसूड़े से जुड़ा हुआ भाग है, यहां से लेके यहां तक, ये तालु है। ये क्या है? तालु है। ये क्या है? तालु है। तालु के बाद यह नासिका छिद्र होता है, नाक का अपना जो छिद्र है। तभी तो आप कभी भी कहते हो नाक से पानी चला जाए तो पेट में आ जाता है, कभी ठसा लग जाए तो नाक से पानी बाहर आ जाता है। अब देखिएगा खेल है कि नहीं है सब? तो यहाँ क्या है? नासिका छिद्र है और इधर आपकी एक घंटी, घंटी भी देखी होगी आप सब लोगों ने, काकल कहते हैं जिसे। क्या कहते हैं इसका नाम? काकल। क्या कहा जाता है? काकल। देखे कि नहीं? काकल तो सब देखे कि नहीं? काकल देखे आप अपने मुंह में? हाँ, तो ये काकल है। ये काकल, इसको स्वर यंत्र कहा जाता है। ये एक यंत्र है मेरे बच्चे, जो आवाज महीन, जो आवाज पतली, जो आवाज भारी, जो आवाज हमारी आ रही है, वो सब इसी का खेल है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? स्वर यंत्र काकल है। ये क्या है? काकल। तो ये काकल, ये तालु, ये मूर्धा या मसूड़ा, ये दंत, ये आपके इधर ओठ है ये, ठीक है? और ये जिह्वा है, ये जीभ है। अब मैं आपको ये समझाता हूं
तालु या मुख विवर के आधार पर भाग होते हैं मेरे बच्चे 4। कितने भाग होते हैं? 4। सबसे पहले इनको हम समझ लेंगे, उसके बाद लिखेंगे। लिखने की प्रक्रिया तो किताबों में भी दी है, तो आप वहां से लिख सकते हैं, लेकिन हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम समझे हैं, आपको भी समझाने का प्रयास पूरा करेंगे, ठीक है? समझिएगा। जैसे पहले मैं आपको समझाता हूं, जैसे इसके भाग जो है वो आपको बताऊंगा साथ के साथ। ये है तालु, ये क्या है बच्चे? तालु है, ठीक है? ये क्या है? तालु। और ये है आपकी जीभ, ये क्या है? जीभ। जीभ भैया अंदर तक जाती है, जीभ यहां तक जुड़ी होती है अंदर तक। अब ये जीभ है। जब जीभ, ये तालु है, जब जीभ का आगे का भाग मेरे बच्चे, जब जीभ का आगे का भाग जाके कहां स्पर्श कर जाए? जब जीभ का आगे का भाग जाके आगे तालु पे स्पर्श कर जाए। किसको स्पर्श कर जाए? तालु पे स्पर्श कर जाए। ऐसी स्थिति में आप बताइएगा, ऐसी स्थिति में आप बताइएगा मुख बंद है कि खुला? जब जीभ हमारी आगे तालु पे स्पर्श कर ले तो यह मुख हमारा बंद है कि खुला? बंद है कि नहीं? आपको क्या लग रहा है अभी? आपको मुख हमारा बंद लग रहा है कि खुला? जैसे हमने ये अपनी जीभ को ऊपर तालु पे लगा लिया तो हम पानी पी सकते हैं, हमारा कुछ भी हम मुंह में ले जा सकते हैं? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम कहेंगे बंद। और इस बच्चे बंद को ही कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ? समृत। बंद को क्या कहते हैं? समृत। 4 स्थितियां मैं आपको समझाऊंगा कि समृत क्यों है। जब जिह्वा का अगला भाग तालु को स्पर्श कर जाए, अगले भाग को, उस स्थिति को कहते हैं समृत। क्या कहते हैं? समृत। अब दूसरी कंडीशन, ये क्या है मेरे बच्चे? तालु। क्या है ये? और ये क्या है? जीभ। ये क्या है? जीभ। ये अब जीभ है आपकी, ठीक है? अब ये क्या होता है? जब, बात समझना, जब जिह्वा का पिछला भाग, ये वाला भाग आपने देखा होगा कभी कभी करते हो तो पानी मुंह में नहीं जाता है। जाता है क्या? जाता है, थोड़ा बहुत चला जाता होगा, वरना नहीं जाता है। तो आप क्या करते हो? जिह्वा आपकी कहां करा लेते हैं? अब टच ऊपर तालु को, जिह्वा का पिछला भाग तालु पे टच करा लेते हैं। तो यही पिछला भाग, मेरी बात समझना, जब ये जिह्वा का पिछला भाग ऐसे टच कर जाए, यहां तालु पे टच हो जाए, तो आप इस स्थिति को क्या कहेंगे? यहां तो मुंह खुला ही रह गया, यहां तो मुंह क्या रह गया? खुला। अब यहां से क्या हो गया? बंद हो गया। यहां से क्या हो गया? बंद हो गया। तो ये जो स्थिति है, ये वाली मुख विवर की, ये कैसी है? विपरीत है। ये कैसी है? विपरीत है। इसको आप क्या कहेंगे? खुला। इसको क्या कहेंगे? खुला। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ये स्थिति समझ में आ रही है कुछ की नहीं, कि मैं बोलता चला जा रहा हूं? जब जिह्वा का अगला भाग अगले तालु के भाग को स्पर्श करेगा तो समृत। क्यों? क्योंकि मुंह बंद हो गया। जब जिह्वा का पिछला भाग तालु के पिछले भाग को स्पर्श करेगा, पश्च भाग को स्पर्श करेगा, तो आगे मुंह खुला रह जाएगा, इसलिए इसको कहेंगे विपरीत। अब कंडीशन एक और आती है मेरे बच्चे, ये आपका तालु क्या है? तालु ही तो है। अरे बताओ, तालु नहीं है क्या? ये क्या है? तालु ही तो है। अब ये तालु, अब जिह्वा हमारी क्या करे? ये जिह्वा है। ये वाला भाग, कौन सा वाला भाग? मध्य भाग। कौन सा वाला भाग? ये तालु का, ऐसे करके मान लो मध्य भाग, जिह्वा का मध्य भाग तालु के मध्य भाग को स्पर्श करे। समझ लेना, चीजें समझनी है अब। तो मध्य भाग तालु के मध्य भाग को स्पर्श करे। इस स्थिति में आप देखिएगा, इस स्थिति में आप देखिएगा, ये वाला खुली स्थिति है। ये कैसी स्थिति है? खुली। ये कैसी स्थिति है? बंद। अरे यहां की स्थिति में कैसी बताया आपको अभी? बंद। जब हम अपनी जीभ को मध्य में स्पर्श कराएंगे तो आगे से थोड़ा खुला रह जाएगा और पीछे से थोड़ा बंद जैसा होगा। तो इसीलिए इसको हम कह देते हैं अर्ध विपरीत। क्या कह देते हैं मेरे बच्चे? अर्ध विपरीत कह देते हैं। और इसी को क्या कह देते हैं? अर्ध समृत कह देते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं? ये जो स्थिति है कि जब जिह्वा हमारी मध्य स्थिति से तालु की मध्य स्थिति को स्पर्श करेगी, उस स्थिति में हमारा जो मुख है आगे से अर्ध खुला और अर्ध बंद, अर्थात आधा आपका खुला आधा बंद, अर्ध विपरीत अर्ध समृत। अब देखिए, अब हम इनको समझाएं केवल आपको। अभी कौन कौन से स्वर है मैं अब आपको बताऊंगा। ये बात आप बताइए समझ में आई कि नहीं, कि विपरीत क्या है, समृत क्या है। आप दूसरे को बता ले रहे हैं इसको, तब आप समझ में आ पाए।
जैसे मैं आपको बता दिया तो मैं समझ गया हूं, आप दूसरे को बता लें तभी तो समझ पाएंगे, ऐसा पढ़ के जाओ कि दूसरे को भी बता लें। तो समृद्ध जब है जब हमारी जिब्या का अगला भाग तालु को स्पर्श करे, जिब्या का पिछला भाग पिछले तालु को स्पर्श करे, जिब्या जब मध्य में तालु के मध्य भाग को स्पर्श करेगी तो स्थिति आधे खुले की और आधे की बंद की ही रहेगी कि नहीं रहेगी। तो यह स्थिति बन गई। तो 4 स्थितियां इस प्रकार से हैं और इनके कौन कौन से स्वरों का वर्गीकरण है वो हम समझेंगे और आपको याद करा देंगे। जितने पढ़ाए वो याद हुए कि नहीं, ईमानदारी से बता रहा, भूलेंगे नहीं, ये भी याद करा देंगे। बेटा आगे मन में फिर भी कुछ रह जाए तो वो पूछना, हो सकता है मुझसे भूलो या हो सकता है आपसे भी भूलो, ठीक है। अब देखिए पहले हमने आपको बताया, कहते हैं बात सबसे पहले समृद्ध, बेटा कौन सा, समृद्ध, समृद्ध, दूसरा अर्ध समृद्ध, कौन सा, अर्ध समृद्ध, तीसरा विपरीत, विपरीत, ठीक है। ये विपरीत बोला करिए, ये रा नहीं है, ये री है। समृद्ध बोला करिए, समृद्ध बोलते हैं कुछ लोग, समृद्ध, समृद्ध नहीं है, ये समृद्ध है, री की मात्रा लगी है इस पे, ठीक है। ये विपरीत है और इसके बाद ये अर्ध विपरीत है, ठीक है, अर्ध विपरीत, अर्ध विपरीत। ये धा सही बनाया हूं क्या, हाँ, अर्ध। कुल मिलाकर देखिए अर्ध समृद्ध, अर्ध विपरीत, विपरीत और समृद्ध। अब देखो सबसे पहले इसको याद करने के लिए मैं आपको बता दिया, ये बताओ आपका मुंह सबसे ज्यादा कब खुलता है। कोई जैसे मान लो सर है, ससुराल जाते हैं तो सासू माँ, अब मान लो अभी गए थे, अभी कनागत शुरू हुए तो गए थे, सासू माँ दामाद जी को बड़ा लाड प्यार करती हैं, तो भैया ये गए, इनसे कहा कि बेटा जी रसगुल्ला खिलाएंगे, आ करो, क्या कहा, आ करो, आ बेटा करो आ। तो सर ने आ किया तो आ वहीं से निकला, माने जब सबसे ज्यादा मुंह खुलता है। कभी कभी आपने सुना होगा जॉनी जॉनी यस पापा वाला खेल, ओपन है ना, ओपन योर माउथ, तब वो कहता, तो वो कहता तो आ इसलिए है कि जब हम सबसे ज्यादा मुंह खोलते हैं तो एक ही स्वर है जिसमें सबसे ज्यादा मुंह खुलता है, तो मेरे बच्चे वो है आपका बड़ा। तो इसको आप याद रखना, इसको कहते हैं खुला, इसको कहते हैं बंद, इसको आधा बंद आधा खुला, ठीक है, याद रखना। ये बड़ा आ है। आप इसको याद रख लो कि विपरीत में सिर्फ कौन सा आएगा, आ, इतना याद हो जाएगा। अब इसके बाद आता है समृद्ध, इसके बाद क्या आता है, समृद्ध। 4 आपके संयुक्त स्वर आप अभी ऐसे करके रख लो, 4 संयुक्त स्वर आप अभी ऐसे करके रख लो, ठीक है। अब देखिए जब ये विपरीत में आ गया, अब अर्ध विपरीत में ये आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अरे छोटा आ है तो थोड़ा खुलेगा, इसमें मान लो विपरीत में पूरा खुल रहा है, अर्ध विपरीत में थोड़ा खुलेगा, इसलिए हम इसको ऋष्वा ले लेंगे कि नहीं ले लेंगे। अब जो 2 ये वर्ण है कौन से, अब देखिए इसके बाद ये आ गए। अब इन चारों को छोड़ के जितने भी बच्चे समृद्ध में लिख डालो, कौन कौन से, ई बड़ी ई, री, ठीक है, और कौन सा रह गया, ऊ, नहीं ए तो इधर आएंगे ना अभी, ये तो मैंने कहा ये इनको छोड़ के, और बड़ा ऊ, ये इधर आ गए, ठीक है। अब ये दोनों की झंझट कभी कभी पड़ जाती है कि ये किसमें रखें, बड़ा आ समझ गए, छोटा आ समझ गए, इनके 4 संयुक्त स्वर को छोड़ दीजिए, फिर समझ गए सब समृद्ध में। अब ये कहां रखें और ये कहां रखें, ये जो आ के साथ है वो आपका आ जाएगा छोटी ए छोटा ओ, याद रखो, छोटे के साथ छोटे छोटे रख दो, और जो बड़े हैं वो मेरे बच्चे अर्ध समृद्ध में रख दो। समझ में आया, समझ में आया ना। देखो ये चीजें याद करने के लिए, ये चीजें ऐसी हैं हम लोग बार बार पढ़ें तब भी भूल जाएंगे अगर कुछ दिमाग इसमें हम ना लगाएं तो। विपरीत बड़ा है, खुला, सबसे ज्यादा मुंह खुलता है जब आ कहते हैं, है ना। कोई भी कुछ आपको खिला दोगे तो आ करो, आ तो आ, बच्चों को भी कहते हैं आ, कहते हैं कि नहीं, हाँ। और अर्ध विपरीत में छोटा आएगा और छोटे ही आपके संयुक्त स्वर ले लो, है ना। और अर्ध समृद्ध में आई और औ ले लो, और समृद्ध स्वर में ई री और उ और उ। ये आपका खेल हो गया किसका, तालु या मुख विवर के आधार पर। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है, उतारोगे इसको, जल्दी करो, मिटाएं, टाइम देखने लगते हो आप लोग। अभी एक आध और कर दें।
है? हाँ, देखिए कोई समस्या हो तो पूछते चलना, सही है। देखिए एक और बताएं आपको, बहुत सरल सा है ये तो सबको आता होगा। अगला भाग है, पांचवा है क्या, जाति के आधार पर। जाति के आधार पर किसका वर्गीकरण? व्यंजनों का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण? व्यंजनों का वर्गीकरण। अब हम स्वर पढ़ा रहे हैं, सरपट दौड़ रहे हैं ये लोग, है व्यंजन की स्वर का वर्गीकरण, तो स्वर का हो, व्यंजन का है। हाँ, तो जाति के आधार पर, अब जाति के आधार पर बात करें, जाति तो आप लोग जानते हो, जाति जानते हो, जाति जाति जानते हो? अरे बोलो ना कि यहां जानते हैं, सब जानते हैं जाति, है ना। किसी की मान लो कोई ब्राह्मण जाति है, कोई ठाकुर जाति, कोई यादव जाति, अरे तमाम जाति। अब मान लो ठाकुर का विवाह करा दिए, भाई सजाती हुआ है, कोई लफड़ा नहीं है, कहते कि नहीं कहते? अरे भाई सजाती विवाह है, कोई लफड़ा नहीं है, ऐसा कहते हैं। और अगर मान लो एक विजाति कैसा होता है कि माने एक यादव जी हो, एक ठाकुर जी हो, ऐसा हो जाए, है ना। हाँ, अरे नहीं, लव मैरिज भी सजाती हो सकती है कि लव मैरिज कह दिए आप, लव मैरिज नहीं, लव मैरिज भी सजाती हो सकती है कि नहीं? हाँ, तो लेकिन विजाति कब होगी? जब एक जाति दूसरी जाति अलग अलग हो। मेरे बच्चे समझ में आ रहा है? तो जाति के आधार पर तो वही है, दो भेद हैं, एक सजातीय और दूसरा विजातीय। अब आप बताओ, विजातीय सजाती कौन होंगे? अरे जो एक जैसे हैं, छोटा बड़ा, ये सजाती हैं। छोटी बड़ी, ये सजाती हैं। छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये सजाती हैं। ये सब सजाती हैं। ए आई सजाती है, ओ औ सजाती है, ये अपने में सजाती है, ये सब सजाती हैं। अब मैं कहूं आई विजाती, ये कोई मेल है? यादव जी पंडित जी जुड़ गए, ये मेल है कोई? नहीं। हाँ, और आ और ऊ जोड़ दो बेटा, आ और ऊ जोड़ दो, आ और री जोड़ दो, आप समझिए मेरी बात को। यहां ये विजाती है, तो सजाती विजाति पूछा गया है प्रश्न कि इनमें से सजाती कौन सा है, तो एक जैसा जो दिखेगा वो सजाती। ह्रस्व और दीर्घ हो सकता है, ह्रस्व और दीर्घ हो सकता है, लेकिन सजाती और विजाति में आप अंतर कर पाएंगे कि नहीं? हाँ, अब देखिए एक और बताता हूं, एक और भेद है। देखिए कुछ चीजें नई समझ में पढ़ने को मिल रही कि नहीं? नई चीजें भी पढ़ने को मिल रही हैं। जैसे आप लोग अब तक तो हिंदी पढ़ते रहे होंगे, नई भी पढ़ते रहिए। जो आपके दिमाग में जैसे इन्होंने कंफ्यूजन था वो पूछा, तो ऐसे अगर दिमाग में तब भी पूछा करिए, है ना। हाँ, अब देखिए अनुनासिकता के आधार पर, अनुनासिक वर्ण जानते हैं? अनुनासिक स्वर होता है, अनुनासिक एक वर्ण है, स्वर भी कहें या कि नहीं कहेंगे, लेकिन अनुनासिक जानते हैं क्या है? अनुनासिक, अनुस्वार, ये दोनों आप तो जानते ही, अनुस्वार तो जानते ही। इस अंग या इस बिंदु को क्या कहेंगे? अनुस्वार। और अनुनासिक किसको कहेंगे? अनुनासिक, हाँ, जो शब्द नाक के द्वारा बोले जाए। बताओ, हाँ आप बताओ, अनुनासिक किसके कैसे बोले जाएंगे? देखो, अनुनासिक जो है मुख नासिका, ठीक है। हाँ, मुंह और नासिका माने नाक दोनों, ठीक है। हाँ, मुख नासिका वर्णो अनुनासिका, जो मुख नासिका जो मुख और नासिका से उच्चारित होते हैं वो सभी अनुनासिक हैं। लेकिन अनुनासिक है क्या? अनुनासिक माने मेरे बच्चे अब तो कह दोगे हाँ ये है अनुनासिक, ये है चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु को क्या कहते हैं? चंद्रबिंदु को क्या कहते हैं? अनुनासिक। चंद्रबिंदु को क्या कहेंगे? अनुनासिक। चंद्रबिंदु को क्या कहेंगे? अनुनासिक। बिंदु को क्या कहेंगे? अनुस्वार। चंद्रबिंदु क्या कहेंगे? अनुनासिक। और बिंदु को क्या कहेंगे? अनुस्वार। ठीक है। अब आप लोग बड़े हो गए, आप इसलिए बिंदु और चंद्रबिंदु कहें, लेकिन पता होना चाहिए कि अनुस्वार क्या। आप अनुस्वार लगाइए। आप बच्चों से ये कहिएगा, आप मान लो पढ़ाते हैं बड़े बच्चों को, तो कहिएगा कि आप अनुस्वार लगाइए, अनुनासिक चिन्ह लगाइए, तो आपको भी याद रहेगा और बच्चों को भी सीखने को कुछ मिलेगा। तो ये अनुनासिक चिन्ह है, ये अनुस्वार है। समझ पा रहे हैं? अब देखिए फिर अनुनासिकता के आधार पर कितने भेद हैं। हमने यहां पर कितने भेद किए? दो। अनुनासिक के आधार पर भी दो हैं। एक है अनुनासिक
अनुनासिक और दूसरा निरनुनासिक। निरनुनासिक या इसको अननुनासिक भी बोल देते हैं। अन लगा दो या निर लगा दो, बात देखिए। अनुनासिक और निरनुनासिक। निर माने नहीं, जो अनुनासिक ना हो। अब कहेंगे सर ये कैसे भेद मेरे बच्चे? जिस पे अनुनासिक चिन्ह लगा है, अरे जिस पे अनुनासिक चिन्ह लगा है वो अनुनासिक, और जिस पे अनुनासिक चिन्ह नहीं लगा है वो क्या हो जाएगा? निरनुनासिक। ये भैया लो, ये निरनुनासिक है, ये क्या है आपके? निरनुनासिक। समझ में आया? अनुनासिक क्या है, निरनुनासिक क्या है, ये चीजें समझ में आई? बेटा समझ में आई? देखो कुल मिला के जो आपके स्वर हैं उन पे चंद्र बिंदु लगाए तो वो अनुनासिक है। अरे बात समझो है? आपने कभी देखा इस तरीके से लगा? ये याद रखिएगा, कभी भी अनुनासिक चिन्ह का ही प्रयोग होता है, ज्यादातर अनुनासिक चिन्ह का ही प्रयोग होता है। वो ज्यादा कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे हम कहें जमीन में जमी कह दें तो आप ये मान के चलिए अनुस्वार नहीं। कभी कभी यहाँ चंद्र बिंदु होता है, लेकिन चंद्र बिंदु जगह ज्यादा घेरता है, इसलिए ये कहा गया, ये किताबों में लिखा है। इस कारण से क्या किया गया है, उसकी जगह पे अनुस्वार प्रयोग कर देते हैं। क्या प्रयोग कर देते हैं? अनुस्वार। ये अनुनासिक का प्रयोग इसमें होता है, ठीक है? इसको आप गलत मत समझिए, ये सही है। जहां अनुनासिक, अब आप कहेंगे स्वरों में इस तरीके से हमने देखा ही नहीं, जैसे इंद्रिय, अरे नहीं, इंद्रिय तो आपका जैसे आप ऐसे भी लिख दो, ठीक है? या इंद्रिय ऐसे भी लिख दो। मेरी बात समझिए, ये अनुस्वार है, ये पंचमाक्षर का प्रयोग है। ये आपको संधि पढ़ाएंगे तब समझ आएंगे, ये सारी चीजें बहुत बतानी है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन यहां पर चंद्र बिंदु, अब देखिए एक बात समझें, ये लिखा है आपका चंद और ये लिखा है आपका चांद, ये अंतर है। यहाँ ये अनुनासिक है, ये अनुनासिक या अनुस्वार या विसर्ग हमेशा स्वर पे प्रयोग होते हैं। कहां प्रयोग होते हैं? स्वर पे। ये चा पे नहीं लगा है, यहाँ पे लगा है। ये चा पे नहीं लगा है, ये यहाँ पे लगा है। कुल मिला के ये स्वरों में प्रयुक्त हो रहे हैं, ठीक है? हाँ बेटा, ये अनुस्वार और ये अनुनासिक। अब आप देखिएगा क्यों, देखो अंतर क्या है। अनुस्वार, इधर ध्यान दो, अनुस्वार सिर्फ नासिका से बोला जाता है, अनुस्वार सिर्फ नासिका से उच्चारित होता है, और अनुनासिक मुख नासिका। चंद, चंद, चांद, चंद, चांद, चंद, चांद। नाक का प्रयोग सिर्फ होता है अनुस्वार में, और मुख और नासिका का प्रयोग ये कहा जाता है किसमें होता है? अनुनासिक में, ठीक है? ये अंतर भी हम कह सकते हैं। इसको समझ में आया कि चीजें, ये आपके भेद 5-6 प्रकार के हो गए, ठीक है? इसके बाद हमारा व्यंजनों का वर्गीकरण चलेगा। व्यंजनों के भी इस तरीके से अलग अलग प्रकार के वर्गीकरण है। आपको ये तो सरल लगा, व्यंजनों के वर्गीकरण थोड़े मतलब और हाँ थोड़े समस्यात्मक रहते हैं, वो भी बहुत सरल है, ऐसे ही समझ याद करा देंगे आपको। यहाँ जितने भी भेद है कल मैं पूछ लूंगा आपसे। कैसे पूछूंगा? सजाती वर्ण बताओ, आपको तुरंत बताने पड़ेंगे। अनुनासिक कौन कौन से बताने पड़ेंगे, मैं तुरंत कहूंगा। तालु के आधार पर समृद्ध में कौन कौन से आए, विपरीत में कौन कौन से आए, अर्ध समृद्ध में कौन कौन से आए, अग्र में कौन सा होता है, मध्य स्वर कौन सा होता है, ये मैं सब पूछूंगा कल आपसे। 5-6 ही बताए, ज्यादा तो बताया नहीं, ठीक है? हाँ तो कल इतना करिएगा आप लोग, ठीक है? आज के लिए इतना ही रखें फिर, ठीक है? सही।